और दलाई लामा के भव्य जन्मदिन की तैयारी इस वक्त में इस खबर के साथ शुरुआत करेंगे। किस तरह से ये तैयारियां चल रही हैं और क्या है इन तैयारियों के मायने, इसके पीछे का एजेंडा भी समझेंगे। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन इस बार खास है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दलाई लामा की चर्चा भी इस खास मौके पर की जा सकती है। 6 जुलाई को दलाई लामा के अनुयायी मैक्लॉडगंज हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। तिब्बती समुदाय के रक्षक के रूप में और विश्व में शांति दूत के रूप में दलाई लामा को जाना जाता है। दुनिया में शांति की वकालत करने वाले धर्म गुरुओं में दलाई लामा की अग्रणी पहचान है। जाहिर है उनके जन्मदिन को भव्य बनाने के लिए लोग दुनिया भर से आ रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि दलाई लामा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये पद केवल तिब्बतियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी उपासकों के लिए महत्वपूर्ण है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के बारे में फैसला करने का अधिकार सिवाय दलाई लामा के किसी और का नहीं है। दलाई लामा के जन्मदिन पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे किरेन रिजिजू ने कहा है कि मैं एक उपासक के तौर पर भी यहां पहुंचा हूं। तिब्बती बौद्ध परंपरा के मुताबिक दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है। मौजूदा 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो है। उनके निधन के बाद उनके पुनर्जन्म की खोज धार्मिक तरीके से होती है, लेकिन चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा बीजिंग की स्वीकृति से तिब्बत में चुना जाए, जिसके मुताबिक किसी भी पुनर्जन्म को सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। दलाई लामा पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला वे खुद करेंगे। दलाई लामा एक धर्मगुरु के साथ साथ एक संस्था के तौर पर देखे जाते हैं, इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, जिस पर पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म मानने वालों की आस्था जुड़ी हुई है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। और दलाई लामा का कहना है कि गादेन फोडरंग ट्रस्ट को अगले दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने का पूरा अधिकार है। 가달라메 가서 오다 연시사디 지 지주기 미 로마즈 지미구타네 다디 영시 고도스네 타셔요나 대다가 타셔서 버다 경호군이 나름 문진 제조 대 자동매만 나세신 영시 문진기 제그 경구소 달라라메 라장 간대포장 이지계 이지계제 왕대 gen진 남도 여보다 셰수경 티슈 미쇼게 네오는 요가야 매버체지 कुंजी। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि दलाई लामा को अपना उत्तराधिकारी खुद चुनने का पूरा अधिकार है। अनुयायी का तरफ से बोल रहा हूं, मैं एक डिवोटी हूं, परम पावन दलाई लामा जी को मानता हूं। मैं इस नाते कहता हूं कि पूरे दुनिया में परम पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं वो उनका इच्छा है कि दलाई लामा जी खुद तय करेंगे। ये अनुयायी का इच्छा है। मैं भारत सरकार का बिहाफ से या चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेटमेंट को मैं कुछ उस पर नहीं कह रहा हूं। मैं किसी का बिहाफ से नहीं कह रहा हूं, दलाई लामा जी का अनुयायी के हिसाब से करें। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। जितना बुद्ध धर्म को मानने वाले देश है, हिंदुस्तान को जब देखता है तो एक गुरुजी के नजर से देखते हैं। और ये भारत वो पवित्र धरती है जहां बुद्ध धर्म का जन्म हुआ। हिमालय में बच गया था बुद्ध धर्म। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में जाकर के पहला उसका भाषण में कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो मुझे ये याद आया कि अशोक सम्राट के बाद प्रधानमंत्री पैदा हुआ इस देश में जिसने बुद्ध धर्म को फिर से दुनिया में ले जाने का बात कहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कहते रहे हैं कि भारत ऐसा देश है जिसने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है और हम बुद्ध के अनुयायी हैं। तो बुद्ध के अनुयायी दलाई लामा किस तरह से उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे, इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। विपिन शर्मा हमारे संवाददाता
कांगड़ा से जुड़े हुए हैं। विपिन, किस तरह की तैयारियां हैं? 90वां जन्मदिन है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्या जानकारी देंगे? बिल्कुल निखिल, बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो है इस बार अपना 90वें जो जन्म दिवस है उसे जो है मैक्लोडगंज में जो है इस बार इसको मनाया जा रहा है। निवास स्थान है जो तिब्बती धर्मगुरु है दलाई लामा, उनका निवास स्थान मैक्लोडगंज है। और ऐसे में विश्व भर से उनके जो अनुयायी हैं वो धर्मशाला पहुंचने शुरू हो चुके हैं, चाहे निर्वासित तिब्बती सरकार के सांसद हो, चाहे विदेशों से उनके अनुयायी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले हो। तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार इस जो जन्मदिन है उसमें शामिल होने के लिए धर्मशाला पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन को भी जो है 4 चांद लग रहे हैं। और काफी जो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि 2 से 2.5 लाख लोग जो है इस दौरान जो है दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर धर्मशाला जो है वो पहुंचेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां जहां तिब्बती प्रशासन द्वारा जो है वो की जा रही है। मैक्लोडगंज में जो दलाई लामा टेम्पल है वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो 6 तारीख को किया जाएगा, यानी रविवार के दिन। और इस कार्यक्रम को लेकर हम बता दें कि कई जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें 2 केंद्रीय मंत्रियों के आने की जो बात है वो सामने आ रही है। इसके अलावा 2 मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू है उनका कार्यक्रम तो तय हो चुका है, लेकिन अभी दूसरे केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम तय नहीं है। वहीं अरुणाचल के मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर आने का कार्यक्रम जो है वो फाइनल हो चुका है। इसके अलावा भी प्रदेश के तमाम चाहे राजनीतिक हस्तियां हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हस्तियां हो, वो तमाम जो है धर्मशाला जो है दलाई लामा के जन्मदिन को लेकर पहुंचेगी। और इस बार ये जन्मदिन खास इसलिए भी कहा जाएगा निखिल, क्योंकि इसमें जो है इस बार दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा जो है इस दौरान जो है कर सकते हैं। ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के क्योंकि अगला दलाई लामा जो चुना जाना है एक लंबी प्रक्रिया है। एक तिब्बती जो धार्मिक आस्था है उसके अनुसार जो है वो इस प्रक्रिया को जो है वो किया जाएगा। और साफ तौर पर दलाई लामा और जो निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री वो कह चुके हैं कि इस प्रक्रिया में किसी भी अन्य का जो है दखल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी। तो तमाम तैयारियां जो है इसको लेकर जारी हैं। जी निखिल, बिल्कुल। इस प्रक्रिया के बारे में भी अगर आपको जानकारी हो हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे चुना जाता है अगला दलाई लामा? उत्तराधिकारी चुने जाने की प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल, जो तिब्बती या बौद्ध धर्म है उसमें एक लंबी प्रक्रिया है दलाई लामा चुनने की। ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म जो है एक तरह से जो है वो दलाई लामा का होता है। अब वो ये किस तरह से होगा, वो बचपन में होगा, इसको लेकर के तो तिब्बती जो दलाई लामा ट्रस्ट है वो ही इसके ऊपर जो है वो एक लंबी प्रक्रिया के तहत फैसला लेंगे। लेकिन जो है एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो उनकी एक लंबी प्रक्रिया है उसके अनुसार जो है कहाँ उसका जन्म होगा, किस तरह से उसकी पहचान की जाएगी, ये जो है तमाम जो है प्रक्रिया के तहत चलता है। और लंबी प्रक्रिया के बाद जो है कौन अगला दलाई लामा बनेगा इसका जो है वो सामने आएगा। लेकिन दलाई लामा के समर्थक जी बिल्कुल, इसका दरअसल जो पूरा मामला है वो थोड़ा राजनीतिक विवादों में उलझता हुआ भी नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी मौजूद हैं। विपिन, आप हमारे साथ बने रहें। विनोद जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, एक तो ये प्रक्रिया किस तरह से होती है, दलाई लामा चुने जाने की बहुत जिसको कहते हैं कि जटिल प्रक्रिया बताई जा रही है, और उसके साथ ही साथ जब ये कहा जा रहा है कि दलाई लामा को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार है, इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? क्या इसके पीछे की बात को समझा जाए, कैसे समझे इसको? निखिल, पहले तो ये 6 जुलाई को जो दलाई लामा के 90वां बर्थडे है, जन्मदिन की एक भव्य तैयारी है। हम लोग अपनी तरफ से पहले ही शुभकामना उनको दे दें। दलाई लामा की जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं के साथ दलाई लामा एक नाम नहीं है, दलाई लामा एक संस्था, इंस्टीट्यूशन है। ये जो मौजूदा 14वें दलाई लामा है निखिल, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप ये देखिए कि नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, शांति का नोबेल पुरस्कार है जी। तो दलाई लामा का एक व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया में है, एक धर्मगुरु के साथ साथ एक शांति के और उसके साथ साथ पूरी और दूसरों धर्मों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को लेके, बात करने को लेके दलाई लामा की एक बड़ी हस्ती है पूरी दुनिया में। बौद्ध धर्म गुरु के से अलावा भी दुनिया के लोग जो है दलाई लामा की एक इज्जत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सिर्फ तिब्बत का मामला नहीं होता है। जब एक दलाई लामा की बात आप कहते हैं और उनके उत्तराधिकारी की बात कहते हैं, वो सीधे सीधे पूरे बौद्ध के जो धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं पूरी दुनिया में, उनकी एक आस्था है।
यही बात जब किरण रिजिजू कहते थे कि एक उपासक के रूप में, एक बौद्ध धर्म मानने वाले के रूप में अगर वो वहाँ पे है, तो वो जाहिर सी बात है कि उनके हर उपासक के मन में ये होता है कि भाई उसका जो धर्मगुरु अगला कौन होगा, दलाई लामा कौन होगा, ये उसकी व्यवस्था में हो, न कि किसी देश के कोई रूल से हो और कोई व्यवस्था में उसको बताए कि ये आपका अगला लामा है। तो ये एक सेंसिटिव मामला आप कह सकते हैं कि भले ही हो, लेकिन जब आस्था की बात हो, संस्कृति की बात हो, परंपरा की बात हो, तो ये तिब्बत की संस्कृति से ज़्यादा पूरे दुनिया के जो बौद्ध मानने वाले करोड़ों लोग हैं, उनके आस्था के दलाई लामा हैं। तो अगर वो दलाई लामा इस बात को उन्होंने कहा है कि भाई मुझे, हमने तिब्बत के उन सारे लोगों से राय मशविरा की है, जो भी आपने साउंड बाइट सुनाया था, और उन्होंने उस तरह से उनको एक अधिकृत किया है इस बात को लेके कि अगला दलाई लामा कौन होगा, इसका निर्णय वो खुद करेंगे। तो आने वाले समय में जो परंपरा उनकी रही है कि ये पुनर्जन्म से इसको जोड़ा गया है कि लामा कौन होगा, ये उसके मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु के बाद ही उसकी एक तहकीकात होती है, उसमें से लामा की खोज होती है, और उसमें उस लामा को एस्टैब्लिश करके वो धर्मगुरु और बौद्ध भिक्षु के रूप में उसको सामने में लाते हैं। लेकिन ये जो है 90वां बर्थडे को लेके जो पूरी दुनिया के निगाहें हैं, वो इस बात को लेके ज़्यादा है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, इस बात को लेके कुछ न कुछ वो इसारा कर सकते हैं। और जो भी करे, दलाई लामा एक इंस्टीट्यूशन है, ये बात पूरी दुनिया मानती है। विनोद जी, आपने अपनी बात बताई। दरअसल इसी को लेकर सबकी निगाहें भी हैं और भव्य तैयारियां हैं, जैसा कि अभी विपिन ने बताया, और उस तैयारियों में निश्चित तौर पर इस बात पर सभी जानना चाहेंगे। शायद लोगों के मन में जिज्ञासा है कि क्या कुछ दलाई लामा इस विषय पर कहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, और विपिन आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे